हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाई डी योर इंग्लिश शूटर पे। अगेन एक फिलोसफिकल आर्टिकल को लेने वाले हैं आउटसाइड ऑफ द हिंदू से। बार बार अलग अलग सोर्सेज से इसीलिए आर्टिकल्स आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम रेडी आप हो जाओ, हर चीज़ आपको पढ़नी आती हो। ये आर्टिकल लिखा हुआ है बोरियत पे, कैसे इंसान बोर हो जाता है और चीज़ों में अपना इंटरेस्ट खो देता है और कैसे आप अपना इंटरेस्ट बनाए रख सकते हैं। शुरू करें। अब देखो, ये आर्टिकल पढ़ने में ईजी है, इसलिए क्विज़ को हमने थोड़ा सा बड़ा और डिफ़िकल्ट बनाया है। 3 क्वेश्चंस आपको कॉम्प्रिहेंशन के मिलेंगे, 2 क्वेश्चंस मिलेंगे एरर पे और 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा लास्ट में वोकैबुलरी पे। पूरे मन से आर्टिकल को पढ़ना है, सभी क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाता हूँ। शुरू करते हैं क्लास को, आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, आज का आर्टिकल थोड़ा सा वोकैबुलरी में हैवी है, इसलिए आपको मज़ा आएगा। एसएससी की फुल प्रिपरेशन वीडियो हम कर चुके हैं, सैटरडे को जाके देख लेना, चैनल के ऊपर ही रखी है। बैंकिंग की भी फुल प्रिपरेशन वीडियो हो चुकी है जो कि रखी हुई है वाईटी ऐप पे। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐप को डाउनलोड कर लो। बैंकिंग की प्रिपरेशन कैसे करनी है जाके देख सकते हो। कैरेट द क्वेस्ट ऑफ नॉवल्टी। देखिए, क्वेस्ट का मतलब होता है खोज या तलाश, किसी चीज़ को पाने की ख्वाहिश, है ना, इच्छा। क्वेस्ट को परस्यूट, एस्पिरेशन या क्रूसेड भी बोलते हैं, तलाश को या खोज को। कह रहा है एक तलाश सी चल रही है, क्वेस्ट सी चल रही है और वो है नॉवल्टी की। अब ये नॉवल्टी क्या होता है? इंग्लिश में एक वर्ड होता है नॉवल। क्या होता है जी? नॉवल। नॉवल का मतलब होता है नयापन, नया, है ना। नॉवल मतलब न्यू, इसी से हमने एक वर्ड बनाया है नॉवल्टी, इसका मतलब हो गया नयापन। एडजेक्टिव नॉवल यानी नए से, नाउन नॉवल्टी यानी कि नयापन, ऐसे हमने इस वर्ड को कॉइन किया। नएपन के सिनोनिम है फ्रेशनेस, इनोवेशन, यूनिकनेस और मॉडर्निटी। कह रहा है एक क्वेस्ट चल रही है, एक तलाश चल रही है दुनिया भर में और वो तलाश है नएपन की। इंसान दूसरे इंसान से बोर होता जा रहा है, लोग चीज़ों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं नएपन की तलाश में। आगे बात समझ में, क्वेस्ट वर्ड समझ गए, तलाश को बोलते हैं। नोवेल्टी आपने देख लिया, नयापन। अब देखो, नोवेल्टी का बिल्कुल उल्टा होता है पुरानापन। पुरानापन और पुरानेपन को ही हम बोलते हैं बोरियत। ऐसा ही होता है ना, जो चीज़ पुरानी होती है वही बोर करती है। इसीलिए इसके एंटोनिम जो है नोवेल्टी के, वो है बोर्डम यानी कि बोरियत। फिर एक एंटोनिम है मोनोटोनी। मोनो मतलब एक, टोन मतलब बात, एक जैसी बात बार बार हो रही हो तो वो हो जाती है मोनोटोनी या फिर आपकी बोरियत। और इसके लिए एक एडवांस वर्ड है हमड्रम। हमड्रम, है ना। तो ये तीनों वर्ड याद रखना, आर्टिकल में बार बार आएंगे, नएपन के बिल्कुल उल्टे हैं एंटोनिम्स हैं। अब एक चीज़ याद रखना, ये जो हमड्रम वर्ड आपको मैंने बताया ना, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, एग्जाम्स में आने वाला वर्ड उसी टाइप का। इस वर्ड को कॉलन ड्रम से कंपेयर, मतलब इससे कंफ्यूज नहीं करना है। कॉलन ड्रम एक अलग वर्ड है, इसका मीनिंग मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूँ, वोकैब शीट में भी इसको रखा हुआ है, अच्छे से डिटेल में जाके आप देख सकते हो। कॉलन ड्रम और हमड्रम अलग अलग वर्ड्स हैं। आज सभी कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कॉलन ड्रम का क्या मीनिंग होता है। कोशिश तो करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है ओनली बाय कैलकुलेटेड डिस्टेंसिंग from a person or a seemingly ineluctable stage can we re-explore and tide over boredom। कह रहा है महज ऐसा करके ही। ओनली का मतलब है महज, बाय का मतलब है इस जरिए या ऐसा करके। कह रहा है महज इसी जरिए या महज ऐसा ही करके, और क्या करके? कैलकुलेटेड डिस्टेंसिंग को करके। डिस्टेंसिंग मतलब दूरी और कैलकुलेटेड मतलब सोची समझी, जो पूरी कैलकुलेशन से बनाई गई हो। कह रहे हैं महज कैलकुलेशन के साथ में दूरी करके ही एक इंसान से, फ्रॉम अ पर्सन, या फिर एक ऐसी स्टेट से, एक ऐसी अवस्था से जो है सीमिंगली इनइलेक्टेबल। इनइलेक्टेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, जिससे बचा ना जा सके। और सीमिंगली का मतलब होता है जाहिर तौर पर या खुले तौर पर। कह रहे हैं महज एक इंसान से या किसी हालात से, स्टेट से जो अनअवॉइडेबल हो, जाहिर तौर पे उससे सिर्फ कैलकुलेटेड दूरी बना करके ही अब होगा क्या। कह रहा है कैन वी री एक्सप्लोर, हम री एक्सप्लोर कर सकते हैं। री एक्सप्लोर करना मतलब किसी चीज़ को फिर से इन्वेस्टिगेट करना, उसके अंदर घुसना, उसकी जांच करना। कह रहा है हम किसी चीज़ को री एक्सप्लोर कर सकते हैं या टाइड ओवर कर सकते हैं बोर्डम को। टाइड ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को झेल लेना। कोई ख़राब चीज़ होती है ना, जो आपका बुरा वक्त होता है, आप उसको टाइड ओवर करते हैं, आप उसको झेलने की कोशिश करते हैं। थोड़े से अच्छे भारी भारी वर्ड्स हैं, डरना नहीं है भाई, पूरे कोशिश करके आपको मैं वर्ड फॉर वर्ड बता रहा हूँ। अब इसको अपने फिर से एक बार देखेंगे और फिर मैं आपकी स्ट्रक्चर बता दूंगा सेंटेंस की। ये कह रहा है कि अगर आपको री एक्सप्लोर करना है ज़िंदगी को फिर से जीना है, और बोर्डम यानी कि बोरियत से बचना है, उसको टाइड ओवर करना है, तो उसका एक ही तरीका है। ये काम आप ओनली बाय कर पाएंगे
जानबूझ करके दूरी बना करके कुछ लोगों से अपने जीवन के अंदर, ये दूरी होगी कैलकुलेटेड, ऐसा नहीं होगा उससे आप पूरी तरह से दूर हो गए, है ना, सोच समझ के कुछ दिन की होगी दूरी, और ये दूरी होगी किसी स्टेट या अवस्था से जिससे जाहिर तौर पे आप बच नहीं सकते हैं, अल्टीमेटली तो उसी अवस्था में आपको जीना है। अब आया सेंटेंस समझ में? वी सब्जेक्ट है, कैन री एक्सप्लोर इसकी वर्ब है। री एक्सप्लोर मतलब किसी चीज़ को फिर से, समझ गए ना, एक्सप्लोर करना, घुसना उसमें, उसको जीना, उसको महसूस करना। वी की दूसरी वर्ब है कैन टाइड ओवर, कैन हेल्पिंग वर्ब है, दूसरी बार नहीं लिखी गई है। टाइड ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को झेलना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। ये कैसे बनी है जी? टाइड का मतलब है तूफान, ओवर का मतलब है ख़त्म हो जाना। आपके ऊपर तूफान आया, अब उसके ख़त्म होने का इंतजार कर रहे हो। अरे बात समझ में? बुरे वक्त को झेलते हो, सस्टेन करते हो या ब्रिज ओवर करते हो, इसी को बोलते हैं टाइड ओवर करना। वर्ड्स को ब्रेक करके याद रखोगे, कहानी के साथ तो हमेशा याद रहेंगे। टाइड ओवर के साथ साथ में एक वर्ड होता है पेपर ओवर। पेपर ओवर कई बार कर चुके हैं ना। पेपर ओवर का मतलब क्या होता है जी? किसी चीज़ को ढकना, दूसरों के सामने आने से हाइड करना। जैसे कोई चीज़ रखी हुई है, आपका दोस्त आ गया, आपको उसको नहीं दिखानी थी, आपने फटाफट से पेपर उठाया और उस चीज़ के ऊपर रख दिया। अरे बात समझ में? तो पेपर ओवर करना, किसी चीज़ को ढकना या हाइड करना, दोनों अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स हैं। इस सेंटेंस के अंदर आपको मिल रहा है इन्वर्जन। ये इन्वर्जन इसलिए हो रहा है क्योंकि शुरू हुआ है ओनली बाय से। ओनली आफ्टर, ओनली देन, ओनली बाय, जब भी ऐसे एडवर्ब से सेंटेंस शुरू होता है तो सेंटेंस में इन्वर्जन किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है। बेसिक वाली ग्रामर के पार्ट नंबर 19 और 20 को खोल लेना, इसमें इन्वर्जन आपको करवाया गया है। इनएलेक्टेबल मतलब जिससे बचा ना जा सके, अनअवॉइडेबल हो, इनएस्केपेबल हो या इनएविटेबल हो, ना बचने लायक। चलो आज थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाएगा, जल्दी से आगे बढ़ेंगे इस आर्टिकल की वोकैब पे, ताकि अपने इस आर्टिकल को स्मूथली पढ़ पाएँ। उसी के साथ में एग्जाम सभी नोटिफाई हो चुके हैं। अगले 6 महीने में एसएससी के, बैंकिंग के कई सारे एग्जाम्स आप देखेंगे। होपफुली आपने तैयारी शुरू कर दी है, और अगर अब तक नहीं की है तो मेरी गाइडेंस में YT ऐप पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा है। 3 तरह के कोर्स मिलेंगे आपको ऐप पे। एक है राइटिंग का कोर्स, जिसमें 60 से 70 घंटे में डिस्क्रिप्टिव लिखना आप सीख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से। हज़ारों लोग फ़ायदा ले चुके हैं, आप भी फ़ायदा ले पाएंगे इस कोर्स का। बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है ताकि हर आदमी सीख सके। उसी तरीके से आपको मिलेगा एसएससी का कोर्स और मिल जाएगा आपको बैंकिंग का कोर्स। दोनों कोर्सेज़ को नए पैटर्न के हिसाब से अपडेट कर दिया गया है। एसएससी और बैंकिंग के कोर्सेज़ 444 में इस कोड के साथ अवेलेबल हैं। दोनों कोर्सेज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप, इस पर आप मेरी टीम से बात करें। चलिए अपनी वोकैब शीट है, सारे वर्ड्स पे नज़र डालेंगे। आज के स्ट्रेटजीज आपको मिल चुकी हैं एसएससी और बैंकिंग की। पढ़ाई शुरू कर दो वक्त रहते। लास्ट के 1 महीने का वेट मत करना, कोई भी आपकी मदद 1 महीने में नहीं कर सकता है। आज का पहला वर्ड है परस्यूट। परस्यूट आप देख चुके हैं, किसी चीज़ की क्वेस्ट, किसी चीज़ की चाह, एस्पायरेशन या डिज़ायर, है ना, पीछा। कह रहा है जो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस है, दिस एंड्स विद द डेथ। जो परस्यूट या तलाश है खुशी की, ये मौत के साथ में, हैप्पीनेस के साथ ही ख़त्म होती है। ये पहला वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है इनइलेक्टेबल, आपके लिए थोड़ा नया है। इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ जो अनअवॉइडेबल हो, जिससे बचा ना जा सकता हो, इसीलिए इसको इनएविटेबल या इनएस्केपेबल भी बोलते हैं। इनइलेक्टेबल वर्ड का एक पुराना फॉर्म है इनएल्यूडिबल। आप इसको ना के बराबर देखेंगे, लेकिन फिर भी कभी कभी कोई पुराना टेक्स्ट अगर आपके आरसी में आता है तो वहाँ पे इस वर्ड को आप देख पाएंगे। 100 साल पुराना, 50 साल पुराना। इनएल्यूडिबल और इनइलेक्टेबल दोनों एक ही वर्ड्स हैं। तो ये कैसे यूज़ करेंगे जी? इफ़ रशिया यूजेस न्यूक्लियर वेपन ओवर यूक्रेन, अ न्यूक्लियर वॉर विल बी इनइलेक्टेबल। अगर रशिया इस्तेमाल करता है न्यूक्लियर वेपन्स को यूक्रेन के ऊपर, एक नाभिकीय वार जो है, न्यूक्लियर वॉर जो है, वो इनइलेक्टेबल या अनअवॉइडेबल हो जाएगी। न्यूक्लियर वॉर फिर होकर के ही रहेगी। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इम्परेटिव। इम्परेटिव वो चीज़ है जो बहुत ज़रूरी हो, नेसेसिटी हो, जो हमारी, जो हमारा ऑब्लिगेशन या एग्जिजेंसी हो। एन एसेंशियल और अर्जेंट ड्यूटी इज कॉल्ड इम्परेटिव। इट इज़ एन इम्परेटिव दैट लीडर्स शुड बी आर्टिकुलेट इन देयर स्पीच। ये एक ज़रूरी चीज़ है, इंपेरेटिव चीज़ है कि जो लीडर्स हैं, बड़े नेता हैं, उनको अपने स्पीच में साफ और स्पष्ट होना चाहिए, आर्टिकुलेट होना चाहिए। आर्टिकुलेट वर्ड जानते हैं ना, स्पष्ट, इनंसिएट भी बोलते हैं इसको, है ना, किसी चीज़ को साफ साफ बोलना। चलिए एक और वर्ड है हमारे पास एम्पल। बड़ा ही सिंपल सा वर्ड है। एम्पल का मतलब होता है बहुतायत में होने वाली चीज़, ऐसी चीज़ जिसकी बहुत बड़ी क्वांटिटी आपको दिखती हो, है ना। प्लेंटीफुल बोल सकते हैं, एबंडेंट बोल सकते हैं, कोपियस, साइजेबल, एफ्लुएंट और प्लेथोरिक, ये सब के सब एम्पल के सिनोनिम्स हैं। डिस्पाइट एम्पल एविडेंस अगेंस्ट हिम, द अक्यूज्ड डिनाइड हैविंग मर्डर्ड द विक्टिम। बावजूद बहुत सारी एविडेंस होने के, सबूत होने के उसके खिलाफ, अक्यूज ने फिर भी मना कर दिया, डिनाई कर दिया विक्टिम को मर्डर किया हुआ होना, हैविंग मर्डर्ड द विक्टिम। ठीक है, तो एम्पल एविडेंस थी, बहुत सारे सबूत भी थे। तो ये वर्ड आर्टिकल में जब देखेंगे, इसका सिनोनिम देखेंगे एबंडेंट।
नेक्स्ट वर्ड है एनश्राइंड। ये वर्ड मैंने आपको श्राइन से यानी दरगाह से जोड़ के बताया था। दरगाह क्या होती है? दरगाह होती है किसी बड़े पीर की, किसी बड़े मुस्लिम प्रॉफिट की, या प्रॉफिट तो नहीं बोलेंगे ना, कोई बड़ा आदमी जो मुस्लिम जो संत होता है उसकी कब्र। तो श्राइन के अंदर एक डेड बॉडी होती है ना, उसके अंदर दबी हुई होती है, जिसके ऊपर श्राइन बनाते हैं आप, दरगाह बनाते हैं। अब उसी से वर्ड बना है एनश्राइन। एनश्राइन का मतलब होता है अंदर बसा हुआ होना, जैसे एक श्राइन के अंदर बसी होती है एक डेड बॉडी। आ रही बात समझ में? एनश्राइन मतलब अंदर बसा हुआ होना, इसीलिए इसको एंट्रेंस्ड, इनहेरेंट, एम्बेडेड। एम्बेडेड मतलब जिसका बेड अंदर लगा हो, डीप स्वीटेड या डीप रूटेड, जिसकी रूट्स बहुत गहरी हों, तो ये सब इसके सिनोनिम बन जाते हैं। आवर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर एनश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे मूल अधिकार और फ़र्ज जो कर्तव्य हैं वो अंदर बसे हुए हैं, अंतर्निहित हैं हमारे संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के। तो एनश्राइंड का एक सिनोनिम है इनहेरेंट, अंदर बसा हुआ। इसको आर्टिकल में देखेंगे। वर्ड्स बहुत सारे हैं आज। फिर एक वर्ड है ब्रिंग अबाउट, किसी चीज़ को कोज टू अकर करना, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, किसी चीज़ को पैदा करना, है ना। जर्मिनेट, जनरेट, प्रोड्यूस, एंजेंडर और ब्रीड इसके सिनोनिम्स हैं। आज ब्रीड नाम का सिनोनिम आर्टिकल में आप देखेंगे। कंटिन्यूस वॉर्स ब्रोट डाउन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। लगातार चलती हुई वॉर्स ने ब्रिंग डाउन किया, सेकंड फॉर्म लगी हुई है ब्रोट डाउन, एक बहुत ही बड़ी मात्रा को तबाही की, ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन को। तो ब्रिंग अबाउट का करने का मतलब है प्रोड्यूस करना, है ना। उन्होंने जनरेट किया, एंजेंडर किया, ब्रीड किया, प्रोड्यूस किया। फिर एक वर्ड है सबसाइड। सबसाइड का मतलब होता है किसी चीज़ का इंटेंसिटी में कम होना। जैसे आपको पेन हुआ, अचानक से आपका पाँव टूटा, शुरू में बहुत पेन था, 15 दिन बाद देखा तो पेन और कम था, उसके 1 महीने बाद देखा तो पेन और कम हो गया। तो आपका पेन धीमे धीमे करके सबसाइड हो रहा है, डाई डाउन कर रहा है, टेपर ऑफ हो रहा है, पीटर आउट हो रहा है। आ रही बात समझ में? द एक्टर्स पॉपुलैरिटी स्टार्टेड टू सबसाइड आफ्टर हिज अरेस्ट। एक्टर की जो पॉपुलैरिटी थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी, सबसाइड होने लगी उसकी गिरफ्तारी के बाद। चलिए आज आप टेपर ऑफ नाम का इसका सिनोनिम फ्रेजल वर्ब देखेंगे। फिर अगला वर्ड है इनसाइटफुल। ये वर्ड बना है इनसाइट से। इन मतलब अंदर, साइट मतलब निगाह। जब किसी चीज़ के अंदर घुसते हैं, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, अंदर साइट करते हैं, तभी आप करते हैं इनसाइट। आ रही बात समझ में? इनसाइट नाम के नाउन का मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग, और इनसाइटफुल नाम के एडजेक्टिव का मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग वाला, यानी इंटेलिजेंट या स्मार्ट। हिज इनसाइटफुल आइडियाज़ हेल्प द कंपनी बिकम अ लीडर इन द इंडस्ट्री। उसके इंटेलिजेंट और स्मार्ट आइडियाज़ ने हेल्प किया कंपनी को इंडस्ट्री का लीडर बनने में। तो ये वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे इनसाइट, इसकी नाउन फॉर्म। कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके ब्रेक कर रहा हूँ। लास्ट वर्ड है बोर्डम। बोर्डम मैं आपको करवा चुका हूँ, मोनोटोनी और हमड्रम। हमड्रम को कंफ्यूज किससे नहीं करना है? कॉनड्रम से। कॉनड्रम मैंने आपसे पूछा था, इसका मतलब होता है एक पजल, एक पहेली, एक एनिग्मा जिसका कोई जवाब ना हो, वो कहलाती है कॉनड्रम। जैसे मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, ये एक कॉनड्रम है, इसका कोई जवाब नहीं है ना। तो हमड्रम एंड कॉनड्रम आर 2 डिफरेंट वर्ड्स। बोर्डम को फीलिंग ऑफ गेटिंग बोर्ड बोलते हैं। एक सेंटेंस बनाना मैं इस पर भूल गया आज, मैं डाल दूंगा बाद में वोकैब शीट के अंदर, है ना। ये वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। इसका बिल्कुल उल्टा है नोवेल्टी, यानी कि नयापन, ये आर्टिकल में आएगा। चलिए डिटेल में हो गए वर्ड्स, आ जाओ आर्टिकल पे। एक समरी आपको दे दें किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि इंसान चीज़ों से बोर हो जाता है, और बोर होने के बाद समझता है कि मेरी गलती है क्योंकि मैं चीज़ों से बोर हो रहा हूँ। ये आर्टिकल कह रहा है कि ये आपकी गलती नहीं है, ये ह्यूमन नेचर की गलती है। चीज़ों से बोर होना बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन अब आपको क्या करना है, ज़िंदगी में कुछ बदलाव करने हैं जिससे आप चीज़ों से बोर ना हो। और उन बदलावों में सबसे पहला काम है चीज़ों से और लोगों से कैलकुलेटेड डिस्टेंस करना। अगर किसी इंसान से बोर हो रहे हो ना, तो कुछ दिन उनसे कम बात करो। अगर किसी विचार से, किसी चीज़ से बोर हो रहे हैं, तो कुछ दिन उस काम को थोड़ा सा कम करना शुरू कर दो। तो एक तो ये काम करके अपनी बोरियत को आप ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा, जो इंसान चेंज को एम्ब्रेस करना जानता है और ज़िंदगी में मूव ऑन करना जानता है, वो इंसान कभी भी बोर नहीं होता। क्योंकि आज का आर्टिकल व्यवहारिक बातें कर रहा है, व्यवहारिक ज़िंदगी की, तो आज की टोन है प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल को हम आसान भाषा में या यूँ कहते हैं एडवांस भाषा में एम्पेरिकल भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल या व्यवहारिक एम्पेरिकल टोन में लिखा हुआ आज का आर्टिकल है। ये टोन से याद रखना। चलो अब शुरू करते हैं आर्टिकल को। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी वोकैब और ग्रामर आपको मिलेगी। कह रहा देयर इज़ अ फेमस ऑब्जर्वेशन बाय ब्रिटिश राइटर एंड फिलोसफर ऑल्डोस हक्सले। कह रहा है एक बहुत ही फेमस सी ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन तो आप जानते ही हैं, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना। एक बहुत ही मशहूर सी ऑब्जर्वेशन है ब्रिटिश लेखक और फिलोसफर के द्वारा, जो कि एक ही आदमी है, एल्डस हक्सले। अब वो क्या ऑब्जर्वेशन है ये बता रहा है आपको कॉलम लगा के। एवरी इंडिविजुअल इज़ इवेंचुअली अ बोर। हर इंसान, हर इंडिविजुअल आखिरकार यानी इवेंचुअली एक बोर बन जाता है, एक बोरिंग चीज़ बन जाता है। आ गया सेंटेंस समझ में? ऑब्जर्वेशन सब्जेक्ट है, वर्ब है इसके इज़,
क्लोज देयर से शुरू हुआ है, इसीलिए इज के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया है। अब क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को इज बनाया गया है। मान लीजिए सब्जेक्ट प्लूरल होता, ऑब्जर्वेशंस लिखा होता, तो फिर वर्ब भी प्लूरल आती, है ना। तो देयर के साथ ये पंगा है, याद रखना। वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब। और कुछ देखने वाला है, इंडिविजुअल की वर्ब है इज। इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, फाइनली, अल्टीमेटली। इसी पे एक वन वर्ड आपसे पूछूंगा, दिमाग दौड़ाते जाओ अपना। सेकंड टू लास्ट को क्या बोलते हैं? सेकंड लास्ट होता है ना, सेकंड लास्ट। जैसे नवंबर है, सेकंड लास्ट महीना है ना, सेकंड लास्ट है, लास्ट दिसंबर होता है। तो अल्टीमेट तो हो गया आखिरी। आखिरी से बिल्कुल पहले वाली जो चीज़ हो किसी ग्रुप में, उसके लिए वन वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे? चलो कोशिश करो, कमेंट्स में बहुत बार कर चुके हैं ये सब चीज़ें, अगर आप क्लास में रेगुलर हो तो पता होगा आपको। कह रहा है इट इज़ नॉट अ पर्टिकुलर पर्सन हु इज़ बोरिंग। कह रहा है नहीं है एक कोई खास आदमी जो बोरिंग होता है। बोरिंग कोई खास आदमी नहीं होता। इट की वर्ब है इज, हु की वर्ब है इज। यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, इट्स का मतलब इट इज़, है ना, हुज का मतलब है हु इज़। कह रहा है वी ऑल टेंड टू लूज आर नॉवेल्टी विद द पैसेज ऑफ टाइम। कह रहा है हम सभी लोग, वी ऑल, हम टेंड टू करते हैं। टेंड टू का मतलब होता है हमारी आदत होना। ये स्ट्रक्चर मैं आपको अभी करवाऊंगा। हम सभी की आदत होती है लूज कर देना, खो देना हमारे नएपन को, हमारी नोवेल्टी को। और कैसे? वक्त के बीतने के साथ ही, विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम मतलब वक्त, पैसेज मतलब रास्ता। कह रहा है एंड बिकम अ बोर टू अदर पीपल। और हमारी आदत होती है बिकम हो जाने की, एक बोरिंग पर्सन, एक बोर दूसरे लोगों के लिए। आगे बात समझ में? वी सब्जेक्ट है, टेंड इसकी वर्ब है। ये जो आप बिकम देख रहे हैं ये कोई वर्ब नहीं है। वी टेंड टू लूज और वी टेंड टू बिकम, है ना, ऐसे ही सेंटेंस बना हुआ है। बिकम यहाँ पे एक इन्फिनेटिव है। नोवेल्टी मतलब नयापन, फ्रेशनेस, इनोवेशन। बोर्डम का बिल्कुल उल्टा है नोवेल्टी। अच्छा, इस नोवेल्टी वर्ड से ही तो आपने वर्ड सुना होगा, नोवेल कोरोना वायरस। सुना है ना आपने, नोवेल कोरोना वायरस। क्यों सुना आपने ये वर्ड? क्योंकि कोरोना वायरस ये बिल्कुल नया है, SARS-CoV-2। पहले, इससे पहले और भी कोरोना आए थे, ये नया वाला है 2019 में जो हमने, इसलिए कोविड-19 इसको बोलते हैं। नोवेल मतलब नया। चलो अब ये टेंड आपको बता दें क्या होता है। देखो टेंड के साथ में आप कभी कभी देखेंगे इन्फिनेटिव और कभी कभी देखेंगे नाउन। अगर आप टेंड के साथ में टू प्ले, टू गो, टू ईट, है ना, टू इन्फिनेटिव देख लें तो मतलब है कोई आदत। और अगर टेंड के साथ में कोई नाउन देख लें तो इस वर्ब का मतलब होता है किसी की टेक केयर ऑफ करना। जैसे यंगस्टर्स नाउ डेज टेंड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन सोशल मीडिया। यंगस्टर्स आजकल टेंड टू करते हैं। अब देखो ये एक इन्फिनेटिव लग गया, इसका मतलब है यंगस्टर्स की आदत है अपना ज़्यादातर वक्त सोशल मीडिया पे बिताने की। तो ये बन गई इस तरह से स्ट्रक्चर। ध्यान देना ये स्ट्रक्चर गलत है। टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म आती है स्पेंड। स्पेंड लिखोगे बेस फॉर्म को, स्पेंड नहीं लिखोगे, है ना, याद रखना। इस तरह की एरर्स जो बनती हैं इस तरह के वर्ड्स के साथ में। वैसे ही द प्लेसमेंट काउंसलर टेंडेड टू द क्वेरीज ऑफ द स्टूडेंट्स। जो प्लेसमेंट काउंसलर था उसने टेंड किया, टेक केयर ऑफ किया बच्चों की क्वेरी को, द क्वेरीज ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पे टेंड के साथ में टू लग गया है और साथ में आ गया नाउन, द क्वेरीज। तो टेंड के बाद में वर्ब भी आ सकती है और टेंड के बाद में नाउन भी आ सकता है। दोनों का मीनिंग अलग है ना, दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। चलो बढ़े आगे। तो यहाँ पे वर्ब आई है टेंड टू लूज। कह रहा है हार्डली, एक सेकेंड रुक जाओ, पेन ले लें हाथ में। कह रहा है हार्डली एनीवन इन दिस वर्ल्ड रिटेन्स हिज चार्म टिल द एंड। कह रहा है ना के बराबर ही, हार्डली या बड़ा मुश्किल ही, कोई भी आदमी इस दुनिया में रिटेन करता है, बनाए रखता है अपने चार्म को। चार्म समझते हैं ना, अपना अट्रैक्शन। और कब तक? टिल दी एंड, आखिरी तक। कह रहा है एंड दैट्स एन आर्ट वी आर ऑल सो बैड। और कह रहा है ये एक ऐसी कला है, अपने चार्म को बनाए रखना, ये एक ऐसी कला है जिसमें हम सभी बहुत बुरे हैं। वी आर ऑल सो बैड एट। आई बात समझ में? एनीवन की वर्ब है रिटेन्स। अच्छा, एनीवन, एवरीवन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, आप जानते होंगे। एनीवन के लिए देखो ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। एनीवन तो एक आदमी और औरत कोई भी हो सकता है। टेक्निकली इसके लिए हिज यूज़ नहीं करेंगे, इसके लिए यूज़ करेंगे हिज या हर, हिज ऑब्लिक हर, है ना। एनीवन एवरीवन के लिए। दैट की वर्ब है इज, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। वी की वर्ब है आर। गुड और बैड दोनों के बाद में हमेशा एट लगाएं, जिस भी चीज़ में आप अच्छे या बुरे हैं। फिक्स प्रेपोजिशन है दोनों के बाद में एट। रूरल स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन इंग्लिश। गाँव के बच्चे इंग्लिश में अच्छे नहीं होते हैं। सेंटेंस सुनने में सही है लेकिन गलत है। गुड के बाद में लगेगा एट। रूरल स्टूडेंट्स आर नॉट गुड एट इंग्लिश। वैसे ही अनलाइक इंडियंस अमेरिकन्स आर जनरली बैड इन मैथमेटिक्स। इंडियंस का बिल्कुल उल्टा, अनलाइक इंडियंस अमेरिकन जनरली खराब होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। इंडियंस तो अच्छे होते हैं, वो खराब होते हैं। तो बैड इन मैथमेटिक्स नहीं, बैड एट मैथमेटिक्स। याद रहेगी फिक्स प्रीपोजिशन। बढ़े आगे। चलो कह रहे व्हाई डज ऑलमोस्ट एवरी पर्सन इवेंचुअली बिकम अ बोर। कह रहे क्यों लगभग हर आदमी आखिरकार इवेंचुअली बन जाता है एक बोर। बोर का मतलब है बोरिंग पर्सन।
ऐसा क्यों होता है? एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, WH वर्ड से शुरू हो रहा है और हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले रखी हुई है। यही चीज़ें होती हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान, है ना। कह रहे बोर्डम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लैक ऑफ नोवेल्टी एंड मोनोटोनी। बोर्डम जो है सीधे सीधे जुड़ा हुआ है नोवेल्टी की कमी से। नोवेल्टी मतलब नयापन। बोर्डम सीधे सीधे नएपन की कमी से जुड़ा हुआ है और दूसरा जुड़ा हुआ है मोनोटोनी से। मोनोटोनी मैं आपको बता चुका हूँ, हमड्रम, एक जैसी ही टोन चलती रहे, एक जैसी ही बातें रोज होती रहें, बोरियत या मोनोटोनी कहलाती है। कह रहा है ह्यूमन बींग्स लुक फॉर नोवेल्टी इन अ पर्सन एंड रिलेशनशिप्स। कह रहा है जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं या लुक फॉर करते हैं, ढूंढते हैं नएपन को किसी भी इंसान में, पर्सन में या किसी भी रिश्ते में, रिलेशनशिप में। बींग्स की वर्ब है लुक फॉर। लुक फॉर करना, किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना। ध्यान ये रखना है कि लुक फॉर को सीख भी बोलते हैं, लेकिन सीख के बाद में फॉर नहीं आता। ये 4 जोड़े मैं आपको बता रहा हूँ, हर जोड़े में वर्ब दूसरे की जो है सिनोनिम है, लेकिन एक वर्ब जो है प्रेपोजिशन लेगी, दूसरी वर्ब प्रेपोजिशन नहीं लेगी। जैसे ऑब्जेक्ट टू मतलब किसी चीज़ का विरोध करना, अपोज का मतलब भी यही होता है, लेकिन अपोज के बाद में टू नहीं आता। जैसे रिक्वेस्ट फॉर मतलब किसी चीज़ को मांगना, डिमांड का मतलब भी यही होता है, लेकिन डिमांड के बाद में फॉर नहीं आता। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है मिल के बना होना। दिस हाउस कंसिस्ट ऑफ 100 रूम्स। ये घर 100 कमरों से मिलके बना है। कंप्राइज का मतलब भी यही होता है, लेकिन इसके बाद में ऑफ नहीं आता। तो ये 4 जोड़े आपको याद रखने हैं। मैं सही कर देता हूँ फटाफट से इनको। राइट साइड में जो भी वर्ब रखी हुई है वो इनकी सिनोनिम है लेफ्ट साइड वाले की, लेकिन उस वर्ब के आगे प्रेपोजिशन नहीं होगा। द पुलिस आर सीकिंग फॉर द मर्डरर। पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं कातिल को, फॉर को निकाल दो। द प्रोटेस्टर्स डिमांडेड फॉर द जस्टिस। प्रोटेस्टर्स ने जस्टिस की, इंसाफ की डिमांड की, फॉर को निकाल दो। द वेब सीरीज कंप्राइज्ड ऑफ 10 एपिसोड्स। वेब सीरीज 10 एपिसोड से मिलकर बनी थी। अगेन क्या करेंगे, फॉर को निकाल देंगे। बढ़े आगे, चलो। जब कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं दिमाग में बैठने में इजी होता है। कह रहे व्हेन वी डोंट गेट दैट वी गेट बोर्ड। कह रहे जब हमें ये चीज़ नहीं मिलती, क्या चीज़, नयापन, जब हमें ये गेट नहीं होता है तो हम बोर हो जाते हैं। कह रहे वी ऑल्सो गेट बोर्ड विद अ पर्सन और ऑब्जेक्ट ड्यू टू ओवर फैमिलियरिटी। कह रहे हम साथ ही साथ बोर हो जाते हैं, गेट बोर्ड होते हैं एक इंसान या चीज़ के साथ, और किस वजह से, ज़रूरत से ज़्यादा फैमिलियरिटी की वजह से। फैमिलियरिटी का मतलब होता है किसी चीज़ से बहुत फैमिलियर हो जाना, समझते हो ना, किसी चीज़ से बिल्कुल घर जैसा हो जाना, फैमिली के जैसा, उसको अच्छे से जानना। तो कभी कभी चीज़ों से इसलिए भी बोर हो जाते हैं क्योंकि हम उनको अच्छे से जानने लगते हैं। वी की वर्ब है गेट। कह रहे द बार्ड ऑफ एवन एप्टली सेट फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। कह रहे जो बार्ड ऑफ एवन है, अब ये कौन है हमें अंदर नहीं घुसना है, पता नहीं एवन कोई किताब का नाम है, उसमें कोई कैरेक्टर बार्ड था, या एवन कोई देश का नाम है जिसका जो है प्राइम मिनिस्टर बार्ड था, हमें नहीं पता। कह रहे बार्ड ऑफ एवन जो था ना, इसने बड़ा ही एप्टली का मतलब होता है बड़ा ही इंटेलिजेंटली, है ना, इंटेलिजेंटली इसने ये बात बोली, सेड कहा कि फैमिलियरिटी जो है ये फैमिलियरिटी ही ब्रीड करती है, प्रोड्यूस करती है कंटेम्प्ट को। कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए डिसलाइकिंग या किसी चीज़ के लिए डिसरिस्पेक्ट। तो इस आदमी ने बिल्कुल अच्छे से बताया था कि जितना किसी चीज़ से फैमिलियर हो जाओगे उतनी ही वो चीज़ घर की मुर्गी दाल बराबर होगी, उस चीज़ के लिए आपके मन में डिसलाइकिंग और साथ ही साथ डिसरिस्पेक्ट पैदा हो जाएगी। बार्ड ऑफ हेवन की वर्ब है सेड, फैमिलियरिटी की वर्ब है ब्रीड्स। ब्रीड का मतलब है पैदा करना, जर्मिनेट करना, एंजेंडर करना, इंड्यूस, प्रोड्यूस, याद है ना सारे इसके सिनोनिम्स, ब्रीड करना। कंटेंट का मतलब होता है डिसलाइकिंग एंड डिसरिस्पेक्ट। कह रहा व्हेन यू constantly bump into the same person, you later realize that there is no excitement anymore and no newness. कह रहा है जब आप कॉन्स्टेंटली, लगातार बम्प इंटू करते हैं, बम्प इंटू करना मतलब एनकाउंटर करना, जा मिलना, है ना, जब आप जा मिलते हैं लगातार एक ही आदमी से, सेम पर्सन से, आप बाद में जाके रियलाइज़ करते हैं, इस चीज़ की अनुभूति होती है, एहसास होता है आपको, दैट वो ये कि अब कोई भी एक्साइटमेंट नहीं बची है, देयर इज़ नो एक्साइटमेंट एनी मोर, अब बिल्कुल भी नहीं बची है, और ना ही कोई न्यूनेस है, ना ही कोई नयापन या नॉवेल्टी है। आगे बात समझ में। यू की वर्ब है बम्प इनटू, यू की वर्ब है रियलाइज। रियलाइज करना मतलब फील करना, एहसास करना। न्यूनेस और एक्साइटमेंट दोनों की वर्ब है इज़। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देर आया हुआ है, देर के साथ यही बीमारी है, ये वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखने की कोशिश करता है ना। चलो, तो वैसे तो आपको देर इज़ की जगह देर आर लिखना चाहिए। देर आर नो एक्साइटमेंट एनी मोर एंड नो न्यूनेस, है ना, दोनों चीज़ें नो एक्साइटमेंट नो न्यूनेस जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से टेक्निकली। चलो, वैसे एक्साइटमेंट और न्यूनेस दोनों के दोनों क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो दोनों के लिए सिंगुलर वर्ब भी आना जायज़ होता है। चलो आगे बढ़े। बम्प इनटू करना, किसी चीज़ से बार बार जा मिलना, एनकाउंटर करना, कम मकरोस होना, मीटअप करना बार बार। आगे कह रहा है, इसमें और कुछ देखने वाला नहीं है ना। आगे ये कह रहा है
इसमें सभी लोग पहले मुझे बताओ कंडीशनल कौन सा लगा हुआ है? जीरो लगा है, फर्स्ट लगा है, सेकंड लगा है, थर्ड लगा है? कंडीशनल्स आप जानते हैं, कोशिश करो इसमें आइडेंटिफाई करने की। कह रहा है वाई डज लव ऑफन टेपर ऑफ आफ्टर मैरिज। कह रहे क्यों प्यार जो है, डज लव, क्यों जो प्यार है अक्सर ख़त्म हो जाता है, टेपर ऑफ हो जाता है, सबसाइड हो जाता है शादी के बाद। कह रहा है एंड अ हस्बैंड एंड वाइफ बिकम बोरिंग टू ईच अदर, और एक मियाँ और बीवी जो हैं वो हो जाते हैं, बन जाते हैं बोरिंग एक दूसरे के लिए। अगेन सवाल पूछा गया है, डज को हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। टेपर ऑफ करना, सबसाइड होना, है ना, सब जानते हो ना सारे वर्ड्स, पीटर आउट होना, डाई डाउन होना, एब होना, किसी चीज़ का धीमे धीमे कम होते जाना। कह रहा है द रीजन परहैप्स इज, अब वो रीज़न बताएगा, द रीज़न परहैप्स इज मोनोटोनस फैमिलियरिटी। कह रहा है शायद रीज़न है ऐसी फैमिलियरिटी जो मोनोटोनस है, जो एक ही जैसी है। रोज़ आप अच्छे से एक आदमी को जानने लगोगे, सुबह शाम देखोगे तो बोर हो जाओगे इससे। रीज़न की वर्ब है इस, परहैप्स का मतलब है शायद। कह रहा है इन अरेबिक देयर इज़ अ सेइंग इंजलाम व मजलिस तब्दीलयात। कह रहा है अरेबिक में एक सेइंग है, एक कहावत है। सेइंग का मतलब है कहावत, इसको प्रोवर्ब भी बोलते हैं। तो प्रोवर्ब क्या है, अब ये पढ़ लेना, प्रोवर्ब आपके सामने लिखी हुई है। अब ये प्रोवर्ब का मीनिंग समझो, कीप चेंजिंग योर कंपनी, इसका मीनिंग है अपनी कंपनी को चेंज करते चलो, पिछले लोगों को पीछे छोड़ते जाओ और नए लोगों को साथ पकड़ते जाओ। वैसे तो बड़ी अजीब सी बात है, कंपनी अगर चेंज करोगे तो गलत हो जाएगा ना। सेइंग की वर्ब है इस, कीप यहाँ पे वर्ब है, इसका सब्जेक्ट है यू। जब भी वर्ब से कोई क्लोज शुरू हो तो उसका सब्जेक्ट यू हो जाता है। इसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे ब्रिंग मी सम वाटर, तो मैं आपको बोल रहा हूँ पानी लेकर के आओ, तो यू ब्रिंग मी सम वाटर, यू अपने आप यहाँ पे अंडरस्टूड होगा, है ना। तो ये वर्ब के पहले यू जो है छुपा हुआ है। चलो कह रहे हैं सम पीपल सम आइडियाज एंड सम थॉट्स प्रोवाइड नथिंग न्यू। कह रहे हैं कुछ लोग कुछ आइडिया और कुछ थॉट जो हैं वो आपको ला करके देते हैं, कुछ भी नया नहीं। कह रहा है एंड ऑफर नो न्यू इनसाइट्स, और वो ऑफर करते हैं कोई भी नई इनसाइट या अंडरस्टैंडिंग नहीं। और कब, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, कुछ वक्त के बाद में। पीपल आइडियाज थॉट्स की वर्ब है प्रोवाइड, इन तीनों की दूसरी वर्ब है ऑफर, प्लूरल नाउन्स है, प्लूरल वर्ब है, एंड कंजंक्शन से दोनों वर्ब्स जुड़ी हुई हैं। इन साइट अंदर की, अंडरस्टैंडिंग, विजडम, एक्यूमन, अवेयरनेस, याद है ना वर्ड। इन मतलब अंदर, साइड मतलब देखना, किसी अंदर चीज़ के घुस के उसकी साइड लेना, अंडरस्टैंडिंग लेना। कह रहा वन बिगिन्स टू गेट अ काइंड ऑफ डेजा वू। कह रहा है कोई भी आदमी तब शुरू कर देता है, बिगिन कर देता है, गेट करना, पाना, एक डेजा वू की फीलिंग को। देखो डेजा वू क्या होता है, कभी कभी आपको लगता है किसी जगह पे आप खड़े होते हो, आपको लगता है इस जगह पे आज से पहले भी मैं आ चुका हूँ, इसी सिचुएशन के अंदर। अजीब सी फीलिंग आती है ना आपको, डेजा वू। जैसे एक एक्सीडेंट हुआ आपका, भगवान ना करे दूसरा एक्सीडेंट भी हो, तो दूसरे एक्सीडेंट में आपको वही फीलिंग आएगी जो पहले एक्सीडेंट में आ रही थी, जिस वक्त आपकी गाड़ी पलट रही थी, है ना। तो ये कहानियाँ, ये जो फीलिंग होती है, इस फीलिंग को हम सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोलते हैं डेजा वू। तो डेजा वू किसी भी पर्सन के साथ आपको धीमे धीमे आने लगेगा। कह रहे द बेस्ट वे टू अवॉइड बॉर्डम इज़ टू बी इन अ स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट फ्लक्स। कह रहे सबसे अच्छा तरीका है इवेड करने का, बचने का बोरियत से, और वो क्या है, वो इज़ है, टू भी होना, एक ऐसी स्टेट में, एक अवस्था में जो लगातार फ्लक्स की है, चेंज की है। सिचुएशन को रोज़ चेंज करते जाओ, कभी भी बोरियत नहीं होगी। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लक्चुएशन, ऑल्टरेशन, डायनामिज्म, है ना, चीज़ों में गतिशीलता। इवेड का मतलब होता है बचना, डोज करना, एल्यूड करना। बेस्ट वे की वर्ब है इज। कह रहा है मोस्ट ऑफ अस स्पेंड आवर एंटायर लाइव्स विद अ सेट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड पीपल। हम में से ज़्यादातर लोग स्पेंड करते हैं, बिताते हैं हमारी पूरी ज़िंदगियाँ एक सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल और फ्रेंड्स एंड पीपल के साथ में। हमारे दोस्त और हमारे लोग जो हैं आसपास के, कभी भी चेंज नहीं होते हैं। मोस्ट की वर्ब है स्पेंड, है ना, मोस्ट प्लूरल होगा यहाँ पे, अस के हिसाब से मोस्ट ऑफ अस स्पेंड। कह रहा वाइल इट शोज अर कमिटमेंट इन अ सोशली एक्सेप्टेड मैनर, इट ऑल्सो अंडरलाइंस मैनकाइंड्स इनहेरेंट फियर ऑफ एम्ब्रेसिंग द न्यू एंड नॉवल। कह रहे जहाँ ये चीज़ हमें शो करती है, दिखाती है हमारे उस कमिटमेंट को, उस वादे को, उस प्रॉमिस को। और वो वादा किस में है, एक सोशली एक्सेप्टेबल मैनर में, एक ऐसे तरीके में जिसको सामाजिक तौर से एक्सेप्ट किया गया है, कि किसी को दोस्त बनाया है तो उससे दोस्ती निभाओ, है ना, इस तरह का जो मैनर हमारा बना हुआ है, तो हमारा कमिटमेंट दिखाती है इसके अंदर। वहीं ये चीज़ अंडरलाइन भी करती है, प्रकाश भी डालती है, जोर भी डालती है मैनकाइंड की, ह्यूमन की इनहेरेंट फियर की तरफ, उसके अंदर बसे हुए डर की तरफ। इनहेरेंट, डीप रूटेड, एंट्रेंच, याद है ना वर्ड। तो डर का है, डर है एम्ब्रेस करने का, गले लगाने का, एक्सेप्ट करने का नई चीज़ को और फ्रेशनेस को, है ना। तो इससे क्या होता है, एक तो सोशली हम एक्सेप्टेबल माने जाते हैं कि ये अपने आदमी जो है, ये आदमी अपने दोस्तों को नहीं बदलता, जल्दी से दोस्ती किसी से करता भी नहीं, और किसी से दोस्ती करने के बाद उसे तोड़ता भी नहीं है। पर यही चीज़ हमारी उस डर को भी दिखाती है कि नए आदमी से हमें डर लगता है दोस्ती करने से। इट की वर्ब है शोज, इट की वर्ब है अंडरलाइंस। अंडरलाइन करना, किसी चीज़ पे प्रकाश डालना, अंडरस्कोर या एम्फसाइज करना। एम्फसाइज मैंने 2 बार लिख दिया,
कोई बात नहीं, ठीक है। इसको एक्सेंचुएट करना भी बोलते हैं, एडवांस वर्ड है, और ईडियम है इसके लिए थ्रो लाइट अपॉन समथिंग। चलो, इम्ब्रेस करना मतलब किसी चीज़ को गले लगाना, हक करना, एक्सेप्ट करना। इनहेरेंट मतलब अंदर बसा हुआ, एंट्रेंस, डीप रूटेड, डीप सीटेड, एम्बेडेड, सब इसके सिनोनिम्स हैं। अब ये आगे कह रहा है ये जो नए बनने वाली चीज़ के लिए विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल फॉर वंस इंटेलेक्चुअल एंड क्वालिटेटिव डेवलपमेंट। कह रहा है ये जो डर है ना हमारा इस तरह का, ये बिल्कुल भी डिज़ायरेबल नहीं है, ये बिल्कुल भी सही है, अप्रोप्रिएट नहीं है किसी भी इंसान के बौद्धिक और क्वालिटेटिव डेवलपमेंट के लिए। जब तक नए से गले नहीं मिलोगे, जब तक नई चीज़ को नहीं जानोगे, इंटेलेक्चुअली आप जो है डेवलप नहीं करोगे। समझ में आ गया सेंटेंस, विच की वर्ब है इज। अब आ जाओ सेकंड लास्ट सेंटेंस पे। इस सेंटेंस में गलती मिलेगी आपको एक कॉन्सेप्ट पे, ढूंढ के बताओ, फिर मैं पूरा वो कॉन्सेप्ट करवाता हूँ। कह रहा है मैनी ए टाइम्स वी नो वी आर गेटिंग बोर्ड विद अ सिचुएशन और सेट पर्सन और अ सेट पैटर्न और अ पर्सन। कह रहा है कई दफ़ा, मैनी अ टाइम्स। क्या हुआ जी? मैनी अ टाइम्स ये होता है कि हम जानते हैं कि हम बोर हो रहे हैं। वी आर गेटिंग बोर्ड, और किसके साथ बोर्ड हो रहे हैं? इसको कलर दे दें सही, एक सेकेंड रुक जाओ। हम गेटिंग बोर्ड हो रहे हैं, हम जो है बोर हो रहे हैं विद अ सिचुएशन या सेट पैटर्न या पर्सन के साथ। कह रहा है बट, कॉमा लगा के, बट वी डिनाई दैट, हम इस चीज़ को मना करते हैं अंदर ही अंदर। क्यों करते हैं? बिकॉज वी फील दैट इट्स रूड ऑन आवर पार्ट टू लीव एंड गो अवे, कि ये रूड हो जाएगा, हम ऐसा फील करते हैं कि ये बड़ा ही रूड होगा हमारे लिए ऑन आवर पार्ट, कि हम छोड़ दें इस आदमी को और दूर चले जाएं, गो अवे कर जाएं। वी की वर्ब है नो, वी की वर्ब आर गेटिंग, वी की वर्ब है डिनाई, वी की वर्ब है फील, इट की वर्ब है इज। अब गलती पकड़ते हैं, सेंटेंस तो आप समझ ही गए। गलती ये है कि मैनी और मैनी अ, इन दोनों में होता है डिफरेंस। मैनी के साथ में प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। मैनी का मतलब होता है कई, ठीक है। मैनी अ का मतलब भी होता है कई, लेकिन मैनी अ या मैनी एन, इसका मतलब होता है कई लेकिन एक एक करके, एक एक करके। इसको, इस कॉन्सेप्ट को आप आल और एवरी या ऑल से समझ सकते हैं। ऑल में भी सभी आ जाते हैं और एवरी में भी सभी आ जाता है, लेकिन ऑल का मतलब है सभी, एवरी का मतलब है हर एक। वैसे ही मैनी और मैनी एन में डिफरेंस करना सीखें। मैनी के साथ में प्लूरल नाउन, मैनी ए या एन के साथ में सिंगुलर नाउन, इसके साथ में प्लूरल वर्ब, इसके साथ में सिंगुलर वर्ब। यहाँ लिख देता हूँ मैं सिंगुलर वर्ब, गलती हो गई, माफ़ कर देना सर को, सिंगुलर वर्ब। अब देखो इसको, इस रूल को मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ कुछ सेंटेंसेज पे, बिल्कुल एग्जाम लेवल के सेंटेंसेज हैं। सीइंग द फ्लड्स मैनी टूरिस्ट वर या वॉज या वर रनिंग फॉर हिज या देयर सेफ्टी। फ्लड्स को देखते हुए, बाढ़ को देखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे टूरिस्ट भाग रहे थे, रन कर रहे थे अपनी सेफ्टी, अपनी हिफाजत के लिए। तो मैनी आया हुआ है, मैनी के साथ में क्या आएगा सर? मैनी के साथ में आएगा प्लूरल नाउन, तो टूरिस्ट बिल्कुल ठीक है। और आएगी प्लूरल वर्ब, तो मैं लगाऊंगा वर रनिंग। और इस मैनी टूरिस्ट के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो भी आएगा प्लूरल, तो मैं लिखूंगा देयर सेफ्टी। लेकिन सेकंड देखो, सीइंग द फ्लड्स मैनी ए टूरिस्ट वॉज या वर रनिंग फॉर देयर सेफ्टी। फ्लड्स को देखते हुए एक एक टूरिस्ट अपनी सेफ्टी के लिए भाग रहा था, कई सारे थे लेकिन मैनी एक एक टूरिस्ट अपनी सेफ्टी के लिए भाग रहा था। अब सर आप टूरिस्ट नहीं लगा सकते, आपको लगाना पड़ेगा टूरिस्ट बिना एस के, और वर्ब रखनी पड़ेगी प्लूरल, यहाँ लिखोगे वॉस। और देयर नहीं, अब टूरिस्ट के लिए सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, या तो हिज लगाओ या हर लगाओ। आगे बात समझ में, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब एक सेंटेंस आप सभी को दे रहा हूँ, जल्दी से सही करके इसको कमेंट्स में डालो। मैनी एन एक्टर्स, ऐसा समझ लो एक्टर्स इज आर अटेंडिंग द अवार्ड सेरेमनी। बहुत सारे एक्टर्स, एक एक एक्टर जो है इस अवार्ड सेरेमनी को जो है अटेंड करने वाला है। मैनी एन एक्टर्स इज या आर अटेंडिंग, सही करके जो है इसको कमेंट्स में डालना। बढ़े आगे। अब यहाँ पे यही गलती हुई है, इसने क्या गर्मजोशी में मैनी अ टाइम्स लिख दिया, आपको लिखना था मैनी अ टाइम। चलो, कह रहा इट इज़ नॉट रूड, कह रहा ये चीज़ बिल्कुल भी रूड नहीं है किसी से दूर जाना। ओनली बाय कैलकुलेटेड डिस्टेंसिंग, a term used by Austrian psychologist Alfred Adler, from a person or a seemingly ineluctable state can we re-explore and tide over boredom। कह रहा है महज ऐसा करके ही, और वो चीज़ है कैलकुलेटेड डिस्टेंसिंग, सोच समझ के दूरी। कह रहा है महज सोच समझ के दूरी बना करके ही, कह रहा है ये एक ऐसी टर्म है कैलकुलेटेड डिस्टेंसिंग जो इस्तेमाल की गई थी ऑस्ट्रेलिया के साइकोलॉजिस्ट एल्फ्रेड एडलर के द्वारा। कह रहा है ये ऐसा करके ही कोई भी आदमी से डिस्टेंस किससे करनी है? फ्रॉम, किसी भी आदमी से या किसी भी जाहिर तौर पे ना बचे जा सकने वाली स्टेट से हम री एक्सप्लोर कर पाएंगे और सह पाएंगे, टाइड ओवर कर पाएंगे बोरियत को, बोर्डम को। तो ये सेंटेंस आपको ऑलरेडी ऊपर करवाई चुके हैं, सबके मीनिंग्स आप जानते हैं। इनएलिटेबल क्या होता है, टाइड ओवर क्या होता है। चलिए, कह रहा है वी मस्ट फ्लो विद द टाइड एंड इफ अ चेंज इज इम्पेरेटिव वी ऑल मस्ट एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली।
कह रहा है हमें फ्लो विद करना चाहिए, बह जाना चाहिए भाव के साथ में, टाइड के साथ में, वक्त जैसा चल रहा हो उसी हिसाब से आगे बढ़ते रहना चाहिए। कह रहा है और अगर एक चेंज इंपेरेटिव हो, एक बदलाव जरूरी हो, इंपेरेटिव मतलब नेसेसरी, कह रहा है बदलाव जरूरी हो तो हमें सभी को एक्सेप्ट करना चाहिए इस बदलाव को होल हार्टेडली, पूरे दिल के साथ में, होल हार्ट के साथ में। वी की वर्ब मस्ट फ्लो, फ्लो विद टाइड मतलब भाव के साथ बह जाना, चेंज की वर्ब है इज, इंपेरेटिव मतलब नेसेसिटी, वी की वर्ब है मस्ट एक्सेप्ट। कह रहा है आफ्टर दैट नथिंग विल बोर अस, कह रहा है इस चीज़ के बाद में दुनिया में कोई भी चीज़ हमें बोर नहीं करेगी। एंड विल बी एबल टू बेयर थिंग्स, और हम एबल हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे चीज़ों को सहने में। और किसको सहने में? पीपल एंड सर्कमस्टेंसेज, लोगों को सहने में और हालातों को सहने में। बेयर का मतलब है सहना। और कैसे? विद इक्वानिमिटी, इक्वानिटी का मतलब होता है इक्वल, प्लस में एनिमस, एनिमस का मतलब है माइंड या हार्ट। मैग्नानिमिटी याद है ना, बड़ा दिल बड़ा दिमाग, मैग्नानिमिटी। इक्वानिटी मतलब बराबर का दिल या बराबर का दिमाग। तो इक्वानिटी का मतलब होता है कंपोजर, है ना, एक ऐसा कामनेस या कंपोजर जिसमें आप चीज़ों के लिए बिल्कुल बराबर की तरह रहते हैं, ना ज़्यादा खुश ना ज़्यादा परेशान। तो इस तरीके से हम चीज़ों को अच्छे तरीके से इक्वानिमिटी के साथ में बेयर करना सीख जाएंगे। कह रहा है अगर ना भी करें, इफ़ नॉट विद ग्लीफुल अबंडेंस, अगर बहुत डिलाइटफुल अबंडेंस के साथ ना भी करें, अबंडेंस का मतलब होता है प्लेंटीफुलनेस, है ना, प्लेथोरा। तो कह रहा है अगर अबंडेंस के साथ में ना भी करें हम चीज़ों को बेयर, तो भी हम कम से कम इक्वानिमिटी के साथ तो कर ही पाएंगे, कंपोजर या शांत माइंड के साथ में, माइंड के साथ में कर लेंगे। अच्छा सेंटेंस है। नथिंग की वर्ब है विल, वी की वर्ब है विल बी, अगेन कॉन्ट्रैक्शन है। विल का मतलब है वी प्लस में विल। चलिए, ग्लीफुल का मतलब होता है डिलाइटफुल, जॉयफुल। एबंडेंस का मतलब होता है किसी चीज़ की बहुत बड़ी क्वांटिटी। रैप अप करेंगे आज के आर्टिकल को। मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा, थोड़ी लंबी होगी शायद ये क्लास, है ना, आर्टिकल लंबा था। आ जाओ अपने क्विज पे। सबसे पहला देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल वही है एसएससी बैंक वाले, करेक्ट पेयर को मैच करना है। हक्सले ने क्या बोला था, अरेबिक सेइंग क्या थी, बार्ड ऑफ हेवन क्या था, तो करेक्ट पेयर को मैच करो। और अगर कोई भी मैच ना हो रहा हो, मान लो हक्सले ने ये ना बोला हो, इसने ये ना बोला हो, इसलिए ये ना बोला हो, तो नन ऑफ द ऑप्शंस आपका आंसर बन जाएगा। तो आर्टिकल पढ़ चुके हो, एक बार फिर से आर्टिकल को खोलो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। सेकंड में पूछा है कौन सी चीज़ ऐसी नहीं है जो डिराइव करती है, जो पैदा करती है बोर्डम को। तो बोर्डम यानी बोरियत को कौन सी चीज़ पैदा नहीं करती? मोनोटोनी नहीं करती, नॉवल्टी नहीं करती, या फैमिलियरिटी नहीं करती, या बी और सी दोनों नहीं करते। मेरे ख्याल से ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से आप बता दोगे। फिर बता रहा है इंसान का मेन फैक्टर क्या है, ह्यूमंस का, जो है एवर्जन का यानी परहेज का, चेंज को लेके, बदलाव को लेकर के इंसान क्यों परहेज रखता है, क्यों परहेज रखता है। चेंज रिक्वायर्स एफर्ट, क्योंकि चेंज में एफर्ट लगते हैं। ह्यूमंस फाइंड्स नोवेल्टी फियरफुल, ह्यूमंस को नई चीज़ों से डर लगता है। ह्यूमंस हैव नो कंट्रोल ओवर चेंज, ह्यूमंस का कोई कंट्रोल नहीं है। या फिर चेंज इज द सोल्यूशन टू बोर्डम, क्योंकि चेंज जो है बोर्डम का सोल्यूशन है। तो इनमें से कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से ह्यूमन चेंज करने से डरते हैं, इन चारों में से। लास्ट आपसे पूछा है करेक्ट, जो है करेक्ट करना है इसको। सेंटेंस आपको दिया हुआ है, 3 एरर्स इसमें आपको मिलेंगी, 2 मिलेंगी कम से कम। एक एरर आपको मिलेगी यहाँ पे, एक एरर आपको मिलेगी यहाँ पे, और एक एरर आपको मिलेगी इसके आसपास। एक्चुअल में 3 एरर्स हैं, ठीक है। तो हिंट्स आपको दे दी है मैंने। 6 में पूछा है हमड्रम का सिनोनिम बताओ, कम से कम 2-3 आपको आने चाहिए, बिना ऑप्शन के इसको करना है। तो ये एक्चुअल में 6 नहीं है, 7वां नंबर हो गया, क्योंकि 4, 5, 6 यहाँ पे 3 हो गए, है ना। तो 7 के आंसर रखे हुए फर्स्ट कमेंट में, इसी वीडियो के नीचे जाके चेक करें। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। कमेंट एक लाइक और एक शेयर जरूर से दे सेशन को। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे। एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो टाइम रहते कोर्सेज का फ़ायदा ले सकते हो। एसएससी, बैंकिंग और राइटिंग स्किल्स तीनों के कोर्सेज आपको ऐप पे मिल जाएंगे। डाउनलोड द ऐप टुडे। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें। टीम से आप व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं। अंटिल देन, साइनिंग आउट।